नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक का कल एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है मैथ का, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जहाँ दोस्तों कल शुरू होने वाले परीक्षा के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण बताए जाएंगे जो कल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि दो बिंदु P और Q दिया हुआ है, दोनों का नियामक भी दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी का मान होगा। अब देखिए P और Q के बीच दूरी का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका रूट। अब मान रख देंगे, देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, फिर x1 का मान है 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान है 1 वो रख देंगे और फिर y2 का मान है y1 का मान है 3 वो रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर 1 में से 3 जाएगा -2 और उसका भी स्क्वायर 4, यानी कि 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। 8 रूट कितना करेंगे 2√2 हो जाएगा ना, 8 का रूट करेंगे तो 2√2, यानी ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा सही। तो चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है साथ साथ, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कॉपी पर या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव है ए मिलेगा, 2√2। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा हुआ है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए √7 अपरिमेय है, √2/√5 अपरिमेय है, √3/√7 अपरिमेय है। तो ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ। दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ याद रखिएगा एक होता है, ठीक है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग पूछा गया। अब मान लीजिए कि x² - 4x + 1 का दो शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा मान लेते हैं, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब मान रखेंगे, देखिए -b यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा बटा 1, तो यानी कि 4 हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि हो जाएगा बी सही। तो देखिए इसका सोल्यूशन भी नीचे में आपको करके बताया हुआ होगा। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो सोल्यूशन है और ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए रोक करके वीडियो, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए द्विघात समीकरण रूट नहीं है 3x² - 2x + 3 1/3 बराबर 0 का विवेचक। देखिए एक समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0, इसका विवेचक यानी कि मूल पूछा गया। तो देखिए डी मूल जो डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। अब मान रखेंगे, देखिए b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 और उसके बाद -4ac, तो -4 ए का मान है देखिए 3 और सी का मान है 1/3, तो ये 3 और 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 माइनस में है तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रोक करके वीडियो आपको जो है कॉपी पर इसका सॉल्यूशन के साथ इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल पूछा गया है। देखिए अगर इसका दो मूल एक अल्फा और एक बीटा मान लें तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। अब c का मान देखिए है 1 और सी का मान है 1 और ए का मान है 4, तो 1/4 यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। चलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देखिए सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करते जाइए और कल आपके एग्जामिनेशन में ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप जो है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां में क्या पूछा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f x = x² + x + 1 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए 1/अल्फा + 1/बीटा दिया हुआ, तो भिन्न का अगर जोड़ करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा गुना बीटा और फिर इसको गुना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं और दोनों का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी मिलेगा सही -1। इसका सोल्यूशन देखिए नीचे में किया हुआ है, सोल्यूशन को भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है तो उसका मान -1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो उसका मान जो है 1 आएगा। -1/1 रखेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा -1 मिलेगा, यानी ऑप्शन बी मिलेगा सही। तो एक बार जो है क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और फिर इसका सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए ये आप इसको देखिएगा प्रैक्टिस करके, आपको -1 मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करते जाइएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है 2 और -15। अब इसका द्विघात बहुपद पूछा गया। देखिए ये जो मूलों का योगफल होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2 और अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है -15 और द्विघात बहुपद पूछा हुआ है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखिए होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि शून्यकों का योगफल, और ये होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा देखिए 2 दिया हुआ था तो 2 माइनस 2x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था -15। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x और प्लस माइनस माइनस होता है 15, तो एक्स स्क्वायर -2x -15 ये जो है सही होगा। अब देख लेते हैं ये कि ये ऑप्शन में कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर -2x -15, ये देखिए आपके ऑप्शन में डी नंबर में दिखाई पड़ रहा था, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और इसका सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ से आपको ऑप्शन डी मिलेगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और समीकरण 2x + k y = 14 संपाती होगा। यानी यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, x + 2y = 7 और 2x + k y = 14, और ये दोनों को पूछ रहा है कि संपाती होना है। तो संपाती होने का शर्त क्या है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम a1 और a2 का मान रखते हैं, b1 और b2 का मान रखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर a1, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और a2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2। और फिर कहता है b1/b2, तो b1 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा k, और फिर इसको गुना करेंगे, तिरछा तिरछी क्रॉस करेंगे तो k का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि ऑप्शन जो देख लीजिएगा आप कहाँ पर आपको मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन सी मिल रहा है, ऑप्शन जो है सी मिल रहा है। तो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और फिर इसका सॉल्यूशन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ नोट कर लीजिए। चलिए ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, और इसका विवेचक पूछा गया। तो देखिए द्विघात समीकरण का विवेचक होता है -b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac। अब इसका b² करेंगे तो -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर -4a का मान दीजिए 2 और c का मान दीजिएगा 3। तो इसको हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 रहते 24, यानी -8 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सही। चलिए एक बार जो है क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ इसका दिया हुआ है, ब्लू वाला क्वेश्चन है और ब्लैक वाला जो है वो सॉल्यूशन आपका है, आंसर -60 आएगा, सी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन में देखा जाता है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या कहलाएगा, आश्रित समीकरण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए है विरोधी, बी है अविरोधी, सी है आश्रित, और डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी होगा सही, आश्रित है ना। अनगिनत हल होगा तो उसको आश्रित समीकरण बोलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कि AP 10 7 4 का 30वां पद, यानी कि देखिए एक AP दिया हुआ और इसका 30वां पद पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो AP का जो प्रथम पद होता है उसको ये लिखिएगा, और वो दिया हुआ है 10। यहाँ पर देखिए AP का प्रथम पद 10 है। सार अंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 - 10 करेंगे तो D कितना निकल जाएगा -3। यन का मान देखिए 30वां पद पूछ रहा है तो यन 30 हो गया। अब AN पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + N AN = A + N - 1 × D। अब मान रखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान 10 है तो 10 रख देंगे, फिर एन का मान 30 है तो 30 रख देंगे, -1, और डी का मान है -3 तो ये -3 रख देंगे। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, देखिए 10 30 में से एक जगह 29, 29 ये 87, यानी -87, तो कितना हो जाएगा 10 - 87, यानी कि -77 आंसर आपको मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कि ये -77 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है। देखिए ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को चलिए नोट कर लीजिए, और इसका जो है आप सोल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी आप देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सोल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि AP का सार अंतर 5 है तो T18 और T13 का मान होगा, यानी कि 18वां पद और 13वां पद का अंतर पूछ रहा है, और सार अंतर D दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर D दिया हुआ है 5, तो T18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये +17D, माइनस का चिन्ह है, और फिर T13 को लिख सकते हैं ये +12D। अब इसको हल करेंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 17 में से 12 जाएगा तो 5D बचेगा,
अब 5D बचेगा, तो D का मान तो दिया हुआ है 5, तो 5 गुना 5 करें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी मिलेगा सही, ऑप्शन सी मिलेगा सही। तो इसका सोल्यूशन भी देखिए नीचे दिया हुआ है और क्वेश्चन भी आप इसको देखिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और इसका सोल्यूशन भी आप जो है नीचे में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 में क्या दिया हुआ है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवांतर डी हो तो यनमा पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है, एपी का यनमा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ऑप्शन जो है आपका बी सही मिलेगा। इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो याद ही हो गया होगा, एपी का प्रथम पद ए दिया हुआ, सारवांतर डी दिया हुआ, तो यनमा पद क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में क्या दिया हुआ है कि यदि एपी का प्रथम पद 2 हो और सारवंतर 3 हो तो एपी का 3 पद क्या होगा। देखिए एपी का 3 पद हो जाएगा, पहला पद तो ए दिया हुआ ही है यानी 2 दिया हुआ है, तो ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2 डी। अब मान रखेंगे तो ए का मान यानी कि प्रथम पद 2 दिया हुआ तो ए का मान 2 हो गया, फिर ए प्लस डी करेंगे यानी कि ए प्लस डी करेंगे तो 2 और प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा, और फिर ए प्लस 2 डी करेंगे तो ए का मान 2 और 2 और डी का मान है 3 यानी सारवंतर, तो 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 2 5 और 8 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए एक बार जो है क्वेश्चन को आप लोग जो है साफ से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ब्लैक कलर वाला, आपका ऑप्शन सी मिलेगा सही, 2 5 और 8। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है कि यदि एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर क्या होगा। नहीं देखिए ये एक एपी दिया हुआ है समांतर श्रेणी और उसका सारवंतर पूछा, सारवंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सही 6। चलिए इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्यूशन भी नीचे बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन में देखिए कहता है कि त्रिभुज में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी है और बी सी का मान 8 सेंटीमीटर है, तो डी ई का मान क्या होगा। अब इसका सोल्यूशन पहले देख लीजिए, ये देखिए सोल्यूशन है, एक त्रिभुज जो है ए बी सी दिया हुआ था और डी जो है ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु ई दिया हुआ था और डी ई समानांतर दिया हुआ था बी सी का मान 8 था, तो डी ई का मान ये वाला पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा कि जो डी ई है वो हो जाएगा हाफ बी सी, अगर ये दोनों समानांतर है तो डी ई बराबर हो जाएगा हाफ और बी सी का मान 8 दिया हुआ है, तो 8 से और 2 कट जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको देखिए सी दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये सी हो जाएगा सही। चलिए एक बार जो है फिर से क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर इसको आगे बढ़ा देते हैं। आप जो है इसका सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं। 18 में देखिए कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 4:9, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2:3, 4:9, 81:16 या 16:81। तो देखिए आप याद किए होंगे कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। तो अगर संगत भुजा अब इसका दिया हुआ है 4 और 9, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग 81, तो 16:81 यानी कि ऑप्शन देखिए डी मिलेगा सही। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी आप नोट कर लीजिए, नीचे देखिए इसका सोल्यूशन भी बनाया हुआ है, ऑप्शन आपको डी मिलेगा सही। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, इसलिए आप जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते जाइए कॉपी पर और इसका रिवाइज कीजिए, कल आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुना भुजा, तो ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा √3/2 और भुजा दिया हुआ है 2a, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो √3a आएगा, √3 यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 4 और -5 एक बिंदु उसका नियामक दिया हुआ है 4 और -5, इसका दूरी मूल बिंदु से पूछा गया था। देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है x² + y² का रूट, तो x² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 कितना हो जाएगा √41 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये मिलेगा सही। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे सोल्यूशन भी किया हुआ है, इसका आंसर आपको मिलेगा √41 यानी कि ऑप्शन जो है ए मिलेगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 21 में दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों का नियामक भी दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी, तो देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस
प्लस यहाँ होगा बाई 1 माइनस बाई 2 का स्क्वायर और उसका रूट। अब देखिए मान रखेंगे तो x1 का मान है -5 और फिर माइनस x2 का मान है -1 और उसका स्क्वायर कीजिएगा और फिर रखिएगा बाई वन का मान है 7 और फिर बाई 2 का मान है 3 इसका स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे तो इसको हल करेंगे तो 16 + 16 होगा यानी कि 32। 32 का मान कितना होता है 4√2 यानी कि ऑप्शन जो है सी मिलेगा सही। चलिए एक बार जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों का नियामक है और इसके मध्य बिंदु का ये पूछा हुआ है, नियामक पूछा हुआ, यानी कि देखिए बिंदुओं ए 4 5 तथा बी 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। अब देखिए मध्य बिंदु का जो नियामक होता है फॉर्मूला उसका होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये x का नियामक हो गया और ये y का नियामक हो गया। अब अगर मान रखेंगे तो देखिए x1 है 4 और y1 है x2 है 6, तो x1 + x2/2 करेंगे तो 4 + 6/2 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और फिर 5 + 5 यानी 10/2 करेंगे तो 5 और 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी देखिए नीचे किया हुआ है, ये देखिए। चलिए सॉल्यूशन भी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। देखिए दोनों जो है नियामक x और नियामक y दोनों माइनस में है। दोनों माइनस में किस में रहता है तृतीय चतुर्थांश में रहता है। ठीक है, प्रथम में दोनों प्लस रहेगा, द्वितीय में एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तृतीय में दोनों जो है आपका माइनस होगा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा इसका सही। सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल पूछे जाएंगे। बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक कितना होगा 0 होगा। चलिए इसका भी आंसर देखिए, ये हो जाएगा 0। सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा कॉपी पर दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, tan में √3 किसका मान होता है 60 का, तो ऑप्शन जो है सी, इसको ये तो ईजी है, इसको रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, sin π/4 माइनस cos π/4 कितना हो जाएगा। देखिए sin π/4 यानी कि 45 हो गया, 1/√2 होता है और माइनस cos π/2 नहीं 45, ये भी 1/√2 होता है, कट जाएगा, कितना मिलेगा 0 मिलेगा, यानी आपको ऑप्शन जो है इसका सी मिलेगा सही। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चन को या नोट कर लीजिए कॉपी पर वीडियो को रोक करके। अगला क्वेश्चन देखिए 1 + cot² a बटा 1 + tan² a बराबर होता है, ये पूछा हुआ। देखिए 1 + cot² a जो दिया हुआ है उसके बराबर होता है cosec² a और 1 + tan² a जो दिया हुआ है उसके बराबर होता है sec² a। अब cosec² a बटा sec² a क्या होता है cot² a, यानी कि इसका ऑप्शन जो है देखिए आपको सी मिलेगा। क्या मिलेगा सी मिलेगा सही, ये 27 का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप छोड़िए मत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि sec² थीटा -1 का मान होगा। देखिए ये तो sec² थीटा -1 tan² थीटा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही 28 का। अगला क्वेश्चन देखिए 29 में पूछता है 2 cos² 67 डिग्री बटा sin² 23 डिग्री का मान होगा। अब देखिए 2 cos² 67 डिग्री बटा sin² 23 डिग्री, इसमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो cos को या तो sin को 90 के टर्म में। तो ऊपर नीचे वाला को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए सोल्यूशन में 2 cos² 67 डिग्री रहने देते हैं। अब देखिए 23 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 67 डिग्री, तो sin² थीटा इक्वल टू होता है cos और cos कर जाएगा 2 बचेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए कहता है 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तब सेक थीटा प्लस cosec थीटा किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए सोल्यूशन देखिए 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो 7 sin² थीटा इक्वल टू देखिए cos इक्वल टू क्या होता है 1 - sin² थीटा होता है, तो 3 1 - sin² थीटा बराबर हो जाएगा 4। फिर 7 sin² थीटा इक्वल टू देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 हो जाएगा sin² थीटा और 4 और ये वाला 3 जो है इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से 7 में से 3 जाएगा तो 4 sin² थीटा और यहाँ पर बचेगा 1 sin² थीटा इक्वल टू 1/4, यानी कि sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 का, यानी कि थीटा तो निकल गया 30। अब इस थीटा का मान हम लोग रख देंगे जो आपका सेक थीटा
प्लस कौशिक थीटा पूछ रहा था, तो सेक 30 हो जाएगा, थीटा का मान 30 निकल चुका है, कौशिक 30 हो जाएगा। अब सेक 30 का मान होता है 2/√3 और कौशिक 30 का मान होता है 2, यानी कि 2/√3 प्लस 2, ये देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, 2/√3 प्लस 2, 2/√3 देखिए सी में है, तो आपका जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए एक बार जो है क्वेश्चन आप लोग इसका ले लीजिए और फिर आप इसका सोल्यूशन भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्यूशन एक पार्ट में यहाँ तक थीटा का मान निकला है और फिर यही थीटा का मान जो है आप इसमें रख दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा 2/√3 प्लस 2। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, π/180। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में कहता है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए √3 सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3, ये इधर आके बटा में हो जाएगा। अब सेक थीटा 2/√3 किसका मान होता है 30 का, यानी कि ऑप्शन जो है सी मिल जाएगा सही। चलिए एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन सी मिलेगा सही। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई मीटर में है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी में, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं और उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें ए बी जो है वो आपका मीनार का ऊंचाई है, ये ए बी, ठीक है। अब इसका जो छाया है वो इसका जो उन्नयन कोण है सूरज का वो 45 डिग्री है और यहाँ से जब ये 60 डिग्री पर बढ़ जाता है तो ये इसका जो छाया बना हुआ था शुरू में था x जब 45 पर था और उसके बाद छाया हो जाता है घट करके x - 50। अब यहाँ पर दो त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला ABD, तो ABD में ले लेंगे, ये 45 है, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा लंब सामने वाला हो जाएगा h और बटा आधार हो जाएगा x, यानी कि h का मान निकलेगा x। अब दूसरा त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ABC, तो ABC में भी tan 60 ले लेंगे, ABC में tan 60 ले लेंगे तो tan 60 इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका h रहेगा और आधार आपका रहेगा x - 50। अब इसको हल करेंगे, देखिए tan 60 का मान √3 हो जाएगा, फिर h बटा x - 50, इसको फिर क्रॉस गुना कर देंगे और h का मान यहाँ पर हम x रख देंगे। उसके बाद इसको और आगे हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये √3 गुना x हो जाएगा, प्लस वाला इधर आके -x हो जाएगा और ये 50√3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा 50√3 और इसका मान निकलेगा √3/1। फिर इसका परिमेयकरण कर देंगे तो आपका जो है 50 × 3 प्लस √3 और 3 - 1 आएगा, तो ये फिर 3 - 1 2 होगा, 25 दूनी 50 कट जाएगा, यानी कि आपको देखिए ये मिलेगा x इक्वल टू 25 और 3 प्लस √3, तो ये आपका आंसर मिलेगा। अब देख लेते हैं ये ऑप्शन कौन सा है सही, तो ये आपका ऑप्शन जो है, चलिए डी में है सही, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो एक बार जो है दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में है लेकिन इसको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो गया, अब इसका सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए चलिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट आप लोग जो है यहाँ से ले लीजिए, हो गया, एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा लास्ट। चलिए अब आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार से दिया हुआ धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोग 33 में देखे थे वैसे ही 34 में देखेंगे कि सबसे पहले तो एक मीनार ले लेते हैं A और B, ठीक है, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका जो छाया है वो 15 मीटर है, तो हमको h का मान निकालना था, तो इसमें निकाल देंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी कि h/15। तो देखिए 60 का मान होता है √3, तो h का मान कितना निकल जाएगा 15√3, यानी कि ऑप्शन जो है आपका मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर ए मिलेगा सही, 15√3 ऑप्शन ए मिलेगा सही। तो चलिए एक बार जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन देखिए 35 में कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एक वृत्त का केंद्र मान लेते हैं कि ये O है और यहाँ पर एक Q बिंदु है और इसका स्पर्श रेखा का लंबाई जो है ये स्पर्श रेखा है, ये 24 दिया हुआ है और केंद्र से O का दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला दूरी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला दूरी हम लोग निकालेंगे OR इक्वल टू O से Q का स्क्वायर
और माइनस क्यू सी आर का स्क्वायर, तो ये आपका 7 मिल जाएगा सही। ठीक है, तो आप इसका जो है 7 देख लीजिए, ऑप्शन ए में मिलेगा सही। तो एक बार जो है क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और एक बार जो है सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको रूट्स 49 यानी कि 7 मिलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। 37 में कहता है वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, ऑप्शन सी इसका सही है। 38 में देखिए क्वेश्चन पूछता है यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका ऑप्शन सही होगा 4। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, या फिर नोट करते जाइए सभी क्वेश्चन को। आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट करते जाइए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बार बार बताया जा रहा है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है दोस्तों। चलिए, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखिए वृत्त का जो पहिए का जो व्यास है उसको हम अगर वृत्त मान लें तो उसका व्यास दिया हुआ d 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। अब 400 चक्कर में तय दूरी कितना हो जाएगा, वृत्त का परिधि 1 चक्कर और 400 है तो 400 बार में गुना करना पड़ेगा, तो 400 2 पाई r, यानी कि r का फिर मान रखेंगे 2 मीटर, r का मान कितना रखेंगे 2 मीटर, तो हो जाएगा 400 2 पाई और r का मान 2 मीटर, नहीं कि 1600 पाई मीटर हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन आपका सी मिलेगा सही। क्या मिलेगा, सी मिलेगा सही, 1600 पाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, और इसका सॉल्यूशन भी आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा। अब देखिए वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, दोनों दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, पाई से पाई कटेगा, r से r कटेगा, तो r बराबर 2 इकाई बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ये सही मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका सोल्यूशन भी बता दिया गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ d, तो इसका परिधि, ये तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ दिया है। एक वृत्त का व्यास है तो परिधि कितना होता है, पाई d हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। याद रखिएगा वृत्त का व्यास d है तो उसका परिधि कितना हो जाएगा, पाई गुना d सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 42 में पूछा हुआ है कि एक घन की भुजा a सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई कितना होगी। देखिए घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। ये भी फॉर्मूला आपका पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है। ये भी देखिए फॉर्मूला है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। एक घन का आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए घन का आयतन तो दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यू होता नहीं, ए क्यू होता है, भुजा ये मान लेंगे, और 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, यानी कि ए का मान कितना निकल जाएगा, ए का मान कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो पूछ रहा है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुना ए स्क्वायर, तो 6 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि 25 और 6 25 का 150, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी सही है वो आपका ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। तो एक बार जो है आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 में कहता है कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, यानी माध्य दिया हुआ 26.8 और माध्यक दिया हुआ 27.9। तो बहुलक क्या पूछा हो, देखिए अब आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 3 माध्यक इक्वल टू होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, इसीलिए बहुलक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो 2 माध्य इधर चलाएगा नहीं माइनस में हो जाएगा, तो 3 माध्य माइनस 2 माध्य। अब इसका मान रख देंगे, 3 माध्यक का मान है 27.9 और माइनस 2 माध्य का मान है 26.8। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 83.7 और इसको गुना करेंगे तो 53.6। अब घटाएंगे दोनों को तो हो जाएगा 30.1। 30.1 कौन सी में है, ए में है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 30.1 आंसर आएगा। अब इसका भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी पर, और इसको रटिएगा दोस्तों। कल जो एग्जामिनेशन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, रात में इसको एकदम रट लीजिए और जा करके कल जो है एग्जाम में ताबड़तोड़ लिख करके आइए। अगला क्वेश्चन देखिए,
46 नंबर में कहता है, ये एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें बहुलक पूछा गया हुआ है। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जो दिया हुआ बारंबारता में सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम बोलेंगे बहुलक। तो इसमें देखिएगा 2 जो है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 में क्या पूछा हुआ, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा हुआ है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का तो माध्य देखिए क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 5 पूर्ण संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाए, 0 से लेकर 4 तक। 5 को देखिए 1 2 3 4 5 को हो गया और कुल संख्या 5 है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 0 1 2 3 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और बटा 5, 10 बटा 5 कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन जो है बी मिल जाएगा सही। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 48 में क्या पूछा है कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, कुल संभव घटना और बटा कुल घटना, कुल संभव घटना बटा कुल घटना। तो देखिए सम संख्या पासा में कितना आता है, 2 4 और 6, यानी कि कुल संभव घटना है कि या तो 2 आ सकता है या तो 4 या तो 6, यानी कि 3 वो संभव घटना है। और कुल पासा में संख्या कितना होता है 6, तो 3 बटा 6 करेंगे 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ए मिल जाएगा सही। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता पूछा गया। असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद निम्न में से कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। देखिए घटना का प्रायिकता कौन सा नहीं हो सकता है, -2 ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों इस वीडियो में कल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन के लिए आपको VVI क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बताया जाएगा मेरे चैनल पर दोस्तों, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक। धन्यवाद।